हेलो व्यूअर्स, आज के सेशन में हम एनएलपी के चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे के पार्ट को स्टडी करेंगे। डेटा प्रोसेसिंग कैसे होता है एनएलपी के थ्रू, हम आज उस चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। देखो, ह्यूमन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं बहुत इजीली नेचुरल लैंग्वेजेस के थ्रू। जो नेचुरल लैंग्वेजेस हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट है, जिसे हम इजीली बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं, वो कंप्यूटर्स के लिए उतना ही डिफिकल्ट और उतना ही कॉम्प्लेक्स है। तो उन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हमने अपने पिछले सेशंस में बात की थी कि ह्यूमन लैंग्वेज में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हैं जो एनएलपी को फेस करने पड़ते हैं या मशीन को फेस करने पड़ते हैं। अब हमें ये देखना है कि एनएलपी जो है वो किस तरीके से हमारी नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करती है और क्या प्रोसेस फॉलो करती है जिससे वो ह्यूमंस की तरह ही हमारी चीजों को समझ पाए। हम सभी जानते हैं कि जो कंप्यूटर है वो न्यूमेरिकल भाषा को समझता है, नंबर्स को समझता है। तो पहली चीज जो हमारे माइंड में आती है कि किस तरीके से अगर कंप्यूटर जो है कम्युनिकेट करेगा हमारी लैंग्वेज के साथ में, इसके लिए वो कन्वर्ट करेगा सबसे पहले लैंग्वेज को नंबर्स में। और ये जो कन्वर्जन है ये कुछ स्टेप्स के थ्रू होता है। तो पहला स्टेप जो है टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन। टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन क्या है? जिसमें टेक्स्ट को लोअर लेवल पे नॉर्मलाइज किया जाता है। तो इससे पहले हम शुरू करें, हमें समझना होगा इस सेक्शन में हम जो है वो कलेक्शन ऑफ रिटन टेक्स्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं। वी आर वर्किंग ऑन टेक्स्ट फ्रॉम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि हम बहुत सारे टेक्स्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि हमें अलग अलग डॉक्यूमेंट से मिला है। उस सारे टेक्स्ट के लिए हम लोग जो टर्म यूज करते हैं वो टर्म होती है हमारी होल टेक्सचुअल डेटा। तो होल टेक्सचुअल डेटा जो सारे डॉक्यूमेंट से लिया गया है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस। तो आप आगे देख लेते हैं कि कैसे हम कॉर्पस पे काम करते हैं। सबसे पहला स्टेप है सेंटेंस सेगमेंटेशन। सेंटेंस सेगमेंटेशन में क्या होता है, जो पूरा कॉर्पस है उसको सेंटेंसेस में डिवाइड किया जाता है। अभी हम कॉर्पस के बारे में सीखा कि सारा होल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड कॉर्पस। तो उस पूरे कॉर्पस को अब सेंटेंसेस में डिवाइड किया जाएगा लाइक दिस। जो यहाँ पर आप पैराग्राफ में देख पा रहे हो, पहले हमें मल्टीपल डॉक्यूमेंट से कॉर्पस मिला। ये कॉर्पस जो है हमारा पैराग्राफ फॉर्म में है और फिर इसे सेंटेंसेस में डिवाइड कर लिया गया। इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं सेंटेंस सेगमेंटेशन, यानी जो पूरा पैराग्राफ है इसको हमने अलग अलग सेंटेंस में डिवाइड करके रिड्यूस कर लिया। तो ये बन गया सेंटेंस सेगमेंटेशन। अगला स्टेप होता है वो होता है टोकनाइजेशन। सेंटेंस को सेगमेंट करने के बाद हर वर्ड को एज एन इंडिविजुअल कीवर्ड की तरीके से ट्रीट किया जाता है। टोकनाइजेशन में हर वर्ड को, हर नंबर को, हर स्पेशल कैरेक्टर को सेपरेटली कंसीडर किया जाता है और उसी को हम लोग टोकन बोलते हैं। जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हो, हमें एक सेंटेंस मिला, उस सेंटेंस में हर वर्ड को इंडिविजुअली एक टोकन की तरीके से, एक कीवर्ड की तरीके से एक अलग अलग जगह पर प्लेस कर दिया गया। नेक्स्ट स्टेप में एनएलपी क्या करता है, रिमूविंग स्टॉप वर्ड, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड नंबर्स। ये प्रोसेस क्यों होती है पहले मैं ये बता देती हूँ। इस प्रोसेस को करने का ये रीजन होता है कि जो स्टॉप वर्ड्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं उनको हम स्टॉप वर्ड्स बोलते हैं, या फिर जो सपोर्टिंग वर्ड्स होते हैं उन्हें हम स्टॉप वर्ड्स बोलते हैं। इनकी प्रोसेस, अगर कोई डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा लंबा है तो इनकी प्रोसेस में ना काफी टाइम जो है एनएलपी का यूज हो जाता है। तो डेटा प्रोसेस होने में काफी टाइम कंज्यूम हो रहा है। इसकी वजह से अगर बहुत ज्यादा नीड नहीं है इन स्टॉप वर्ड्स की तो इन्हें रिमूव कर लिया जाता है, यानी कि जो वर्ड्स नेसेसरी नहीं है उन्हें टोकन लिस्ट में से हटा लिया जाता है। स्टॉप वर्ड्स बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो स्पेसिफिक वैल्यू ऐड नहीं कर रहे होते हैं। ह्यूमंस जो होते हैं वो ग्रामर को इसलिए यूज करते हैं ताकि वो मीनिंगफुल बना सके, ताकि दूसरे पर्सन को वो इजिली समझ में आ जाए। पर जो ग्रामेटिकल वर्ड्स होते हैं वो बेसिकली इंफॉर्मेशन में कोई एसेंस ऐड नहीं करते, इसलिए एनएलपी का ये जरूरी नहीं है कि उसे स्टॉप वर्ड्स को हमेशा प्रोसेस करने के टाइम यूज किया जाए। तो इसीलिए कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ स्टॉप वर्ड्स के कि वो क्या क्या होते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं को जिनकी अगर डेटा बहुत ज्यादा है, उनसे मीनिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो फिर स्टॉप वर्ड्स को रिमूव कर दिया जाता है ताकि कंप्यूटर जो है वो मीनिंगफुल टर्म्स पे फोकस कर पाए, ना कि इन स्टॉप वर्ड्स पे। क्योंकि अगर इन स्टॉप वर्ड्स पे फोकस किया जाएगा तो सबसे ज्यादा अमाउंट इन स्टॉप वर्ड्स की ही निकलेगी, क्योंकि एनएलपी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्ड्स पे फोकस करने के बाद किस वर्ड का अमाउंट जो है पैराग्राफ में ज्यादा है उसके बेसिस पे ही ये डिसाइड करता है कि वो सेंटेंस किस बारे में है। नेक्स्ट चीज है कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू अ कॉमन केस। अब किसी भी केस में अगर कोई वर्ड दिया हुआ है तो उसको एक नॉर्मल कॉमन केस के अंदर, जिसको हम लोअर केस बोलते हैं, जिसमें हर वर्ड को चाहे वो किसी भी केस में लिखा गया है उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि किसी भी केस में अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है लेकिन उसकी स्पेलिंग अगर सेम है तो उसको मशीन सेम ही तरीके से ट्रीट करे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेमिंग। इस स्टेप के अंदर जितने भी वर्ड्स अब हमें मिले उन वर्ड्स को उनके रूट वर्ड्स में रिड्यूस कर दिया जाता है। तो बेसिकली ये एक प्रोसेस है जिसमें वर्ड्स के अफिक्सेस को रिमूव करके उन्हें उनकी बेस फॉर्म में लाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल में एक टेबल देख रहे हो, इस टेबल के अंदर वर्ड्स रखे हैं और उनके अफिक्सेस हटा के उनकी बेस फॉर्म निकाल दी गई। जैसे हील्ड में से ई हटा के हील निकाला गया, इस तरीके से
अलग अलग वर्ड्स के अफिक्सेस हटा के उन्हें बेस फॉर्म में लाया जाता है। और उसके बाद जो लास्ट स्टेप है हमारा वो है लेमेटाइजेशन। एनएलपी जो लास्ट स्टेप यूज करती है किसी भी टेक्स्ट को प्रोसेस करने के लिए, डेटा को प्रोसेस करने के लिए, दैट इज लेमेटाइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन दोनों ही ऑल्टरनेटिव प्रोसेस हैं एक दूसरे के लिए, पर इनके बीच में जो डिफरेंस है वो ये है कि लेमेटाइजेशन में वर्ड में से अफिक्स हटाने के बाद जो वर्ड निकला वो वर्ड मीनिंगफुल होना चाहिए। द वर्ड वी गेट आफ्टर अफिक्स रिमूवल इज कॉल्ड लेमा। लेमा इज अ मीनिंगफुल वन, यानी कि जो लेमा निकला, जो वर्ड बेस फॉर्म में निकला है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। लेमा यानी लेमेटाइजेशन ये श्योर करती है जो वर्ड है वो मीनिंगफुल हो। हालांकि ये जो है स्टेमिंग से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेती है एग्जीक्यूट होने में, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की ऑल्टरनेटिव प्रोसेस हैं और स्टेमिंग से ज्यादा जो इफेक्टिव है वो लेमेटाइजेशन है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, स्टडीज में से अफिक्स हटाने के बाद में जो लेमा निकला वो स्टडी निकला, जबकि अगर हम यही चीज देख रहे थे अपने स्टेमिंग वाली प्रोसेस में तो स्टडीज में से आईएस हटाने के बाद स्टड बचता है, जबकि स्टड कोई वर्ड नहीं होता। मतलब स्टड जो है वो एक्चुअल वर्ड नहीं है पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। यहाँ आप देख पाओगे कि स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन में क्या डिफरेंस है। अगर हम लेमेटाइजेशन के थ्रू केयरिंग वर्ड को प्रोसेस करते हैं तो लेमेटाइजेशन होने के बाद केयरिंग वर्ड निकलेगा, केयर, आईएनजी अफिक्स हट जाएगा, लेकिन वो उसको प्रोसेस करके एक मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट करेगा, केयर। जबकि अगर स्टेमिंग में सेम ही वर्ड को रख के प्रोसेस किया जाएगा तो अफिक्स हटने के बाद केयर की बजाय क्या बचेगा, कार। अब बात करते हैं बैग ऑफ वर्ड्स की। बैग ऑफ वर्ड्स इज अ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल विच हेल्प्स इन एक्सट्रैक्टिंग फीचर्स आउट ऑफ द टेक्स्ट विच कैन बी हेल्पफुल इन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। यानी कि एनएलपी के अंदर ये बैग ऑफ वर्ड जो है वो जो कि हेल्प करता है टेक्स्ट में से फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने के, जो कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में हेल्पफुल हो सकते हैं। बैग ऑफ वर्ड्स में हम हर वर्ड की अकरेंस के बारे में पता करते हैं और फिर उसके बाद में वोकैबुलरी कंस्ट्रक्ट करते हैं कॉर्पस के लिए। जैसे आप यहाँ एग्जांपल में देख पाओगे, ये एक बैग ऑफ वर्ड्स है। जैसे कि यहाँ पर एक पैराग्राफ है और इसका एक बैग ऑफ वर्ड निकला, और उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि बैग ऑफ वर्ड से ये हो गया कि एक वर्ड का कितनी बार यूसेज एक डॉक्यूमेंट के अंदर, एक कॉर्पस के अंदर हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं बैग ऑफ वर्ड जो है हमें दो चीजें देता है, एक तो वोकैब ऑफ वर्ड्स फॉर द कॉर्पस, यानी कॉर्पस के लिए वोकैबुलरी वर्ड्स की, और दूसरी चीज है फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज वर्ड्स, यानी कि कितनी बार एक कॉर्पस के अंदर एक वर्ड यूज हुआ है। बैग ऑफ वर्ड्स एल्गोरिदम को कैसे स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट किया जाता है, डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल कैसे बनाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन वाली प्रोसेस जो कि हो गई, जिसमें डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद डिक्शनरी कैसे क्रिएट की जाती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो डिक्शनरी बेसिकली क्या होती है, जितने भी कॉर्पस यानी जो वोकैब हमने बनी, जो बैग ऑफ वर्ड्स की हेल्प से वोकैब बनी, उस बैग ऑफ वर्ड्स की वोकैब के अंदर एक वर्ड की अकरेंस कितनी बार हो रही है, और उन वर्ड्स को बार बार हटा के सिर्फ एक बार यूनिकली यूज करना, यानी कि हर वर्ड को यूनिकली यूज करने की एक लिस्ट प्रिपेयर करना जो हमें कॉर्पस से मिली है, जो कि कॉर्पस में अकर करती है, तो उसको हम बोलते हैं डिक्शनरी क्रिएट करना। तीसरा प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल क्रिएट करना। कॉर्पस के हर डॉक्यूमेंट में ये फाइंड आउट करना कि एक वर्ड कितनी बार यूज हुआ है, उसकी अकरेंस फाइंड आउट करना, जो कि हम वेक्टर टेबल की हेल्प से करते हैं। तो अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप था डेटा को कलेक्ट करना और उसको प्री प्रोसेस करना। उसमें हमारे पास में 3 डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट 1 जिसमें अमन एंड अनिल आर स्ट्रेस्ड, पहला डॉक्यूमेंट। सेकंड डॉक्यूमेंट है अमन वेंट टू अ थेरेपिस्ट। थर्ड डॉक्यूमेंट है अनिल वेंट टू अ डाउनलोड अ हेल्थ चैटबॉट। तो यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें हर एक में एक एक सेंटेंस है। तो हमें टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन के बाद जो टेक्स्ट मिलता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है। डॉक्यूमेंट 1 में हर वर्ड को इंडिविजुअलाइज टोकनाइज करके प्रोवाइड कर दिया जाता है, इसी वजह से यहाँ पर हर वर्ड के बाद कॉमा लगा हुआ है। हर वर्ड अपने आप में एक इंडिविजुअली टोकन है। तो इस तरीके से आप तीनों डॉक्यूमेंट्स को देख लोगे। इसके बाद किसी भी टोकन को रिमूव नहीं किया गया है एज अ स्टॉप वर्ड, जैसे कि हमने टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में देखा था। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर बहुत कम डेटा है, सारे वर्ड्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो किसी वर्ड को ये नहीं कहा जा सकता कि उसकी वैल्यू दूसरे से कम है। इसीलिए यहाँ पर सारे वर्ड्स को यूज किया गया है, सभी वर्ड्स को यहाँ पर यूज किया गया है लिटिल डेटा होने की वजह से। इसके बाद डिक्शनरी क्रिएट की जा रही है। डिक्शनरी क्रिएट करने में देखो, मैंने आपको बताया था कि हर वर्ड को, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब डॉक्यूमेंट्स में से हर वर्ड को यूनिकली एक लिस्ट के अंदर रखना, प्लेस करना, वही डिक्शनरी है। जैसे कि अमन एंड अनिल आर स्ट्रेस्ड, ये पहले डॉक्यूमेंट के वर्ड्स हैं, और क्योंकि ये पहले डॉक्यूमेंट में आ रहे हैं तो ये रिपीट नहीं हुए होंगे, और इसी डॉक्यूमेंट के अंदर इन वर्ड को रिपीट नहीं किया गया है, एक ही बार दिया गया है क्योंकि एक ही सेंटेंस था, तो इन सारे वर्ड्स को एज इट इज रख दिया गया। उसके बाद जो सेकंड डॉक्यूमेंट था हमारा, उसमें अमन यूज हो रहा था तो अमन को नहीं यूज किया गया। वेंट पहले वाले डॉक्यूमेंट में यूज नहीं हुआ, इसलिए डिक्शनरी के अंदर वेंट यूज किया गया। इसके बाद टू भी यूज किया गया है, अ भी यूज किया गया है, क्योंकि टू और अ बेशक यहाँ स्टॉप वर्ड्स हैं लेकिन इनको रिमूव नहीं किया गया, लेकिन ये वर्ड्स पहले यूज नहीं हो रहे हैं, पहले वाले डॉक्यूमेंट में नहीं थे, तो ये एक यूनिक वर्ड है, तो इसलिए इन्हें डिक्शनरी में रखा गया। इसके बाद थेरेपिस्ट को भी रखा गया है, ए को भी रखा गया है, और थर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर
से अनिल, क्योंकि पहले डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी था तो अनिल को नहीं यूज किया गया, वेंट को भी नहीं यूज किया गया, टू को भी यूज नहीं किया गया क्योंकि तीनों वर्ड पहले आ चुके हैं। डाउनलोड नहीं आया था तो डाउनलोड नाम के वर्ड को यूज कर लिया गया। अ पहले आ चुका था तो अ को नहीं दोबारा लिखा गया। हेल्थ और चैटबॉट ये दो वर्ड्स हैं जिनको पहले से यूज नहीं किया गया था, पहले डॉक्यूमेंट में ये नहीं आए थे, तो ये डिक्शनरी में ऐड हो जाएंगे। इस तरीके से जो हमारी डिक्शनरी क्रिएट हुई वो कुछ इस तरीके से हुई। अमन एंड अनिल आर स्ट्रेस्ड, वेंट, डाउनलोड, हेल्थ, चैटबॉट, थेरेपिस्ट और टू, यानी कि हर वर्ड आप देख रहे हो यहाँ पर डॉक्यूमेंट में चाहे कितनी बार भी ये यूज हुआ है लेकिन यहाँ पर इसको सिंगल टाइम ही लिखा जाएगा। तो ये हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो गई। अब हम इसकी वेक्टर टेबल नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्रिएट करेंगे। वेक्टर टेबल क्रिएट करने के लिए पहले सारे वर्ड्स को टॉप रो के अंदर रख दिया जाता है, उसके बाद हर वर्ड को मैच किया जाता है डॉक्यूमेंट के अंदर से, फर्स्ट डॉक्यूमेंट, सेकंड डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अंदर से। जैसे अमन वाले वर्ड को पहले डॉक्यूमेंट के सेंटेंस के साथ मैच किया गया, तो अमन क्योंकि वहां पर अवेलेबल था तो इसलिए इसकी वैल्यू 1 रख दी जाएगी। और इसी तरीके से सब वर्ड्स की वैल्यू रख दी जाएगी। जैसे एंड पहले डॉक्यूमेंट के अंदर था, आप चेक करो, यस था तो इसके लिए जो वैल्यू दी वो 1। अनिल था, यस था तो इसके लिए भी 1। आर था, यस था तो इसके लिए भी 1। इसी तरीके से स्ट्रेस्ड भी था, उसके लिए भी 1। जबकि फर्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर वेंट नहीं था तो इसके लिए 0 वैल्यू पुट कर दी जाएगी। टू भी नहीं था तो उसके लिए भी 0 वैल्यू पुट कर दी जाएगी। अ भी नहीं था तो 0 कर दी जाएगी। थेरेपिस्ट भी नहीं था, 0 कर दी जाएगी। डाउनलोड भी नहीं था, 0 कर दी जाएगी। हेल्थ नहीं था, 0 रख दी जाएगी। चैटबॉट नहीं था, 0 रख दी जाएगी। तो ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पर एक टर्म फ्रीक्वेंसी डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल के अंदर हर वर्ड की दिखा दी गई। अब यहाँ स्टेप 4 में आप देखोगे हर डॉक्यूमेंट के लिए, मतलब हमारे जो कॉपस में जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे सबके लिए एक वेक्टर टेबल क्रिएट कर दी गई है। तो टॉप रो में जैसे हमने देखा था वोकैबुलरी रखी गई है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, उसके बाद डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग मैच करके देखा जाएगा। जैसे पहले वाली मैंने आपको ऊपर ही करके बता दी थी, अब जो नेक्स्ट है वो हम दूसरे डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। सेकंड डॉक्यूमेंट में अमन था तो 1 है, एंड था, एंड नहीं था तो 0 आ गया, अनिल नहीं था 0 आ गया, आर नहीं था 0 आ गया, स्ट्रेस नहीं था 0 आ गया, वेंट था सेकंड डॉक्यूमेंट के अंदर इसलिए इसकी वैल्यू 1 पुट कर दी गई। टू भी था इसलिए 1 पुट कर दी गई। अ भी था यानी 1 पुट कर दी गई। सेकंड डॉक्यूमेंट के अंदर थेरेपिस्ट भी था, 1 पुट कर दी गई। डाउनलोड नहीं था तो 0 है। हेल्थ भी नहीं था, 0 है। चैटबॉट भी नहीं था, 0 है। तो इस तरीके से सेकंड रो की जो फ्रीक्वेंसी है वर्ड की वो इस तरीके से निकाली गई। इसके बाद थर्ड डॉक्यूमेंट के लिए भी वही प्रोसेस रिपीट होगी। अमन थर्ड डॉक्यूमेंट में नहीं था तो इसके लिए 0 वैल्यू आ गई। थर्ड डॉक्यूमेंट में एंड भी नहीं था, 0 हो गया। अनिल था तो इसलिए 1 आ गया। आर भी नहीं था इसलिए 0। स्ट्रेस नहीं था इसलिए 0। वेंट था इसलिए 1। टू था इसलिए 1। ए था इसलिए 1। थेरेपिस्ट नहीं था इसलिए 0। डाउनलोड था इसलिए 1। हेल्थ था इसलिए 1। चैटबॉट था इसलिए 1। इस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पर कि जो हमारी जो तीनों डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर वेक्टर टेबल क्रिएट हो गई है। ये वेक्टर टेबल बनने के बाद भी अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि स्टिल जो टोकन्स हैं वो अभी भी नंबर में कन्वर्टेड नहीं हुए, तो उसके लिए हमें करना पड़ता है इनवर्ड्स की फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है और इनवर्ड्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। टर्म फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड इन डॉक्यूमेंट। फ्रीक्वेंसी एक वर्ड की होती है जो एक डॉक्यूमेंट के अंदर निकलती है। इट कैन बी इजिली फाउंड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल। जैसे हमने अभी निकाल के देखा तो डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल हमने बनाई थी। डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल की हेल्प से हम इजिली टर्म फ्रीक्वेंसी काउंट कर सकते हैं। यहाँ जो ये अमन वर्ड है इसकी फ्रीक्वेंसी इस डॉक्यूमेंट के अंदर 2 बार है तो इसकी फ्रीक्वेंसी निकलेगी यहाँ पर आप देखोगे 2। इसी तरीके से एंड जो है वो 1 बार है इसलिए 1। अनिल जो है वो 2 बार है वेक्टर टेबल के अंदर इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी 2 टाइम। तो इस तरीके से हम पूरी फ्रीक्वेंसी देख पा रहे हैं एक वर्ड की एक वेक्टर टेबल के अंदर कितनी बार निकली। और अगर हम बात करते हैं इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी की, डॉक्यूमेंट हमारे 3 थे और एक वर्ड 3 डॉक्यूमेंट के अंदर 2 बार यूज हुआ है तो इसीलिए इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी ये हमारी निकलेगी 3/2। अगर डॉक्यूमेंट 4 होते और एक वर्ड 2 बार यूज हो रहा होता तो 4/2। इस तरीके से हमारी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो अब ये फाइनली आप देखिए कि बैग ऑफ वर्ड्स एल्गोरिथम हमें क्या देती है, हर डॉक्यूमेंट के अंदर एक वर्ड की फ्रीक्वेंसी कितनी है तो वो हम बैग ऑफ वर्ड्स एल्गोरिथम से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे क्या पता लगता है, इससे हमें ये आइडिया मिलता है कि एक डॉक्यूमेंट में एक वर्ड कितनी बार अकर हो रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी है उस डॉक्यूमेंट में। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं, अगर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है एयर पॉल्यूशन तो उसमें एयर एंड पॉल्यूशन ये जो वर्ड्स होंगे ये बहुत बार यूज हो रहे होंगे और इसीलिए इन वर्ड्स की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो ये हमें ये बताते हैं कि इन वर्ड से या इस तरीके के वर्ड से हमें ये पता लगता है कि जो पैराग्राफ है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो डॉक्यूमेंट किस बारे में है। सपोज कि अगर हमारे पास में 10 डॉक्यूमेंट हैं और सब में डिफरेंट इश्यूज की बात हो रही है, एक वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में है, एक अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में है, इस तरीके से अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात हो रही है। बैग ऑफ वर्ड्स एल्गोरिथम की हेल्प से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हर डॉक्यूमेंट में किस एक इशू के ऊपर बात हो रही है। और स्टॉप वर्ड्स की बात हमने अभी करी थी कि स्टॉप वर्ड्स को क्यों रिमूव किया जाता है उसके बारे में मैंने आपको बताया। ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है इस तरीके के स्टॉप वर्ड्स जैसे दिस, इज, द, ये इस तरीके के वर्ड्स जो हैं वो ज्यादातर यूज होते रहते हैं। अगर क्योंकि इन वर्ड्स की मैक्सिमम यूसेज हो रही है तो क्या इन वर्ड्स के बेसिस
बेसिस पे ही वो इनको ज्यादा वैल्यूएबल मान सकता है। उन वर्ड्स के ऊपर फोकस ना किया जाए और उन्हें ज्यादा वैल्यूएबल ना समझा जाए, तो उन्हें इसलिए पहले से ही एनएलपी प्रोसेस के दौरान उन वर्ड्स को रिमूव कर देता है, ताकि जो मेन वर्ड्स हैं, जो मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट है, उसके बारे में पता लग पाए कि किस कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात हो रही है, ना कि ये फोकस किया जाए कि इन पर्टिकुलर वर्ड्स, क्योंकि ज्यादातर इन्हीं वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ड्स का अमाउंट जो है अगर हम फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो बैग ऑफ वर्ड्स की हेल्प से इन्हीं वर्ड्स का अमाउंट ज्यादा निकलेगा, इसलिए इनको प्री प्रोसेसिंग स्टेज पे पहले ही रिमूव कर दिया जाता है।